चाहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी के राज्य संसाधक, आंध्र प्रदेश। चलिए इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पेपर 2 इसके अंतर्गत 60 अंकों में 48 अंक कंटेंट के लिए होगा। एक कंटेंट के अंतर्गत 1 से 5 तक विषय पहला वीडियो में प्रस्तुत किया हूं और दूसरा वीडियो में 6वां अंश केवल आपके पास आपको खुलासा देने, उनका विवरण देने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, कंटेंट 48 अंकों के लिए होगा। इस 48 अंकों वाला दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं। अब यह देखिए, भाषा तत्व और व्याकरण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, भेद, शब्द भेद रूप, परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द परिचय, तत्सम, तद्भव, क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मुहावरे, कहावतें, अनुवाद, मानक शब्द, श्रुतिसम और भिन्नार्थ शब्द। इन सारे का विवरण आपको एक के बाद एक संपूर्ण विवरण देने आपके आगे वीडियो में जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर पहला विषय है भाषा तत्व। भाषा तत्व विज्ञान भाषा की संरचना और उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। इसका मकसद भाषा के अलग अलग तत्वों जैसे कि ध्वनि, शब्द, वाक्य, वर्ण, व्याकरण और सांकेतिक नियमों का विश्लेषण करके भाषा के सामाजिक और संरचनात्मक पहलुओं को समझाना है। ये भाषा के तत्व के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, आप जानते ही होंगे। ह्रस्व स्वर, ये स्वर सबसे कम समय में उच्चारित किए जाते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। ये स्वर बोलने में ह्रस्व स्वरों से ज्यादा समय लेते हैं, जैसे आ, ई, ऊ। तीसरा है संयुक्त स्वर। ये स्वर 2 और स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ। चौथा देखिए प्लुत स्वर। ये स्वर बोलने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना ज्यादा समय लेते हैं, जैसे ओ। देखिए ना, ये प्लुत स्वर के रूप में आते हैं। अ प्लस ओ प्लस व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अब जान आपका बारी है व्यंजनों की। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 9 भेद होते हैं। तालव्य। तालव्य यानी तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे इ, ई, च, छ, ज, झ, य और श। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे आपको टेट के अंतर्गत। ये वर्ण किससे स्पर्शित होता है? तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले
वर्णों में ए वर्ण नहीं है। अब आपको प्रश्न पूर्णतः पढ़ना है और अंत तक समझना है, बाद में उत्तर देने की कोशिश करना है। जल्दबाजी में प्रश्न बिना पढ़े उत्तर दे देते हैं, यह हमारी स्वयं की भूल है, अनफोर्स्ड एरर कहे जाते हैं। बाद में है मूर्धन्य। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से वाले वर्ण, जैसे ट, ठ, ड, ढ, र, श, ये मूर्धा। बाद में देखिए, एक जैसे दो वर्णों के आपस में मिलने से द्वित्व व्यंजन बनते हैं। दो व्यंजनों को आपस में मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है और द्वित्व व्यंजन क्या कैसे बनता है, इसका जानकारी आपको दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, स्मरण कीजिए। देखिए, यहां पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ये शब्द किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते और इनका एक खास अर्थ होता है। जैसे कल शब्द में क और ल का अलग अलग अर्थ नहीं होता। कल का मतलब है बीता हुआ या आने वाला दिन। ये रूढ़ि शब्द के अंतर्गत आता है। बाद में देखिए, यौगिक शब्द। ये शब्द कई सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका सामान्य अर्थ होता है। जैसे विद्यालय शब्द, विद्या और आलय शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है विद्या का घर। ये यौगिक शब्द हैं। और योग रूढ़ शब्द क्या है? ये शब्द सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका भी खास अर्थ होता है। जैसे नीरज शब्द नीर और जा शब्दों से मिलाकर बना है, जिसका मतलब है कमल। नीर का मतलब पानी और जा का अर्थ मतलब है जन्म लेने वाला। ये योग रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के अंतर आपको जानकारी रहना चाहिए। बाद में देखिए, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के चार भेद होते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ये मुख्य रूप से ध्यान देने की, प्रयोग के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, देशज या विदेशी। यह देखिए, पहला तत्सम विकारी शब्द। ये शब्द लिंग, वचन, कारक वाले काल आदि के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है को स्त्रीलिंग में बदलने पर बालिका पढ़ती है और वचन के मुताबिक बदलने पर बालिकाएं पढ़ती हैं, हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। इनमें विकारी उत्पन्न करने कारकों का विकारक होते हैं। यह अगले विषय में, यह देखिए, यह अगले विषय में कुछ जानकारी रखना चाहिए ताकि अभिकारी शब्द। ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से कभी नहीं बदलते। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। विकार माने बदलाव, अविकार माने जिसमें बदलाव नहीं होता। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से ये अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक शब्दों में और, तथा, अर्थात, एवं, क्योंकि, इसलिए,
आदि शामिल हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे वहां, जहां आदि। देखिए यहां पर उपसर्ग क्या है। उपसर्ग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है या बढ़ाता है। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ बदलकर नए शब्द बनाते हैं। उदाहरण के लिए यह संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है और हिंदी में 10। संस्कृत के उपसर्गों में अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस, अपि शामिल है। यहाँ पर आप उपसर्गों की उर्दू उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, इन सारे उपसर्गों का जानकारी रखना चाहिए। ये उपसर्ग कैसी उपसर्ग हैं, यहाँ पर उपसर्गों की जानकारी आपको रखना है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो भी उपसर्ग दिए गए हैं उनका भी जानकारी रखना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि तद्भव और तत्सम, देशी और विदेशी, यह उसको तालिका बनाकर आपको ये देशज शब्द है या विदेशी शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, या ये संस्कृत शब्द है, या हिंदी शब्द है, इनका जानना पहचानना, उसको बदलाव में आने वाले कुछ नियमों को जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। बाद में देखिए प्रत्यय, वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस आई, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में और आई का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्ययों को कृत प्रत्यय, प्रत्ययों के भेद को जानना है। कुछ शब्दों में प्रत्यय कैसा जोड़ा जाता है, प्रत्यय कैसा निकाला जाता है, इसका जानकारी रखने के लिए आप अभ्यास करना जरूरी है। बाद में देखिए लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास। लिंग नियम जानना है। हिंदी में लिंग निर्धारण किस तरह से किया जाता है, इसके कुछ अपवाद भी हैं और अपवाद के बारे में जानकारी रखना है। लिंग साधारणतया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बदलाने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों को जानकारी आप रखना है। वचन संबंधी त्रुटियों को सुधार लेना चाहिए। वचन, और यह वचनों के बारे में एक वचन और बहुवचन, इसके बारे में जानकारी रखना है। कारक के अंतर्गत जो भी 7 प्रकार के कारक हैं, सारे के सारे कारक, और दो कारकों के बीच अंतर क्या है, संप्रदान और अपादान, अधिकरण कारक और अपादान कारक, संबंध बोधक, इन सारे कारकों के बारे में जानकारी रखना है, उनको त्रुटियों को सुधार लेना है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की खूबी यह होती है कि सारे के सारे 4 उत्तर नजदीक करीब के होते हैं। उसको पहचान कर लिखने की क्षमता तभी आएगी आपको अध्ययन करने से। और काल संबंधी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन कालों का विभाजन, ये कालों को किस तरह से एक काल से दूसरे काल में कैसा बदल सकता है, ये बदलने में क्या क्या उसमें परिवर्तन आते हैं, इसका जानकारी भी रखना जरूरी है। आप बहुत से उदाहरण के साथ प्रत्यय ये कालों का प्रैक्टिस कीजिएगा। और संधि है, संधि के अंतर्गत संधि
क्या क्या संधि आ रहे हैं, संधियों के नियम क्या है, इस संधि विच्छेद के अंतर्गत क्या क्या विषयों को जानकारी रखना है, उदाहरण सहित आप प्रैक्टिस करना है। और समास, समास के बारे में भी कुछ विषय, विग्रह क्या होता है, इस समास को समास क्यों दिया गया है, इसके अंतर्गत समास का विग्रह कैसे लिखा जाता है, इस समास के प्रकारों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जानते हैं आप, ये उस अर्थ में समानता होती है। अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। पानी के पर्यायवाची शब्द यह उदाहरण के लिए दिया गया है। पर्यायवाची संबंधी प्रश्न, एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। बाद में देखिए, एक शब्द एक या एक से ज्यादा वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक इकाई होता है। यह इकाई के अंतर्गत शब्दों के कई रूप होते हैं, जैसे कि आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत, चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि। यह शब्द एक से ज्यादा वर्णों के मेल से बना है। अब देखिए यहां पर तत्सम शब्द हम पिछले देखे थे। संस्कृत भाषा के दो शब्दों यानी तत् और सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव किए हिंदी में ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहां पर कुछ उदाहरण आप जान सकते हैं, जैसे अग्नि आग, मयूर मोर, इस तरह से हस्त हाथ, सर्प सांप, इस तरह से। अब तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द का मतलब है उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण होने वाले बदलावों से बनते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका रूपांतरण हो गया जाता है। जैसे काम को कर्म, मां को माता, हाथ को हस्त, सांप को सर्प, तुमको त्वम, सात को सप्त, दूध को दुग्ध, रतन को रत्न, बरस को वर्ष, भगत को भक्त, थन को स्तन, घर को गृह इत्यादि। यह ध्यान देना है, नजदीक सा होता है, वहां पर रिलेशन नजदीक सा होता है शब्द। यह साधारणतया पहला अक्षर से ही दूसरा अक्षर तद्भव बनता है। अब देखिए यहां पर क्रिया के बारे में जानकारी करेंगे। क्रिया एक भाषात्मक इकाई है जो किसी कार्य, स्थिति या घटना का वर्णन करती है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया है वो सकर्मक है, जिस वाक्य में कर्म के बिना क्रिया है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। यह देखिए, अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, ये अकर्मक क्रिया है। मोहन हंसता है आदि। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जिस क्रिया के साथ कर्म हो या क्रम हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, यह कर्म फल है।
कर्ता राम है, खाता क्रिया है। सीता गीता गाती है, सीता गीत गाती है, ये सकर्मक क्रिया है। ये जानकारी इतना है। अंत में हमको कुछ ऐसे विषय बताने को कह रहा हूं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। हिंदी में प्रयोग होने वाले ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं जिनका अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। मुहावरों का इस्तेमाल वाक्यों को दिलचस्प बनाने के लिए और भाषा को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, अच्छे दिन आना, इसका अर्थ होता है भाग्य खुलना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है साफ मना कर देना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध होना। मुहावरा एवं लोकोक्तियों की प्रैक्टिस करना है। आप हो सके मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश पढ़े। कहावत समाज में प्रचलित कथन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। ये आम लोगों के लिए अहम तथ्यों को संक्षिप्त लेकिन अहम तरीके से बताती हैं। कहावतें कहावतें अक्सर सांकेतिक होती हैं और इनमें जीवन के अनुभवों का सार होता है। कहावतों में मानवीय जीवन की हर हलचल का सही चित्रण होता है। कई कहावतों की उत्पत्ति ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों से हुई है। अनुवाद किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में साधक परिवर्तन अनुवाद, ट्रांसलेशन कहलाता है। यह मानक शब्द क्या होता है? मानक का इस्तेमाल अंग्रेजी शब्द स्टैंडर्ड के प्रतिशब्द के रूप में भी किया जाता है। जिन शब्दों के कई रूप प्रचलित हैं, उनमें से एक का प्रयोग मानक के रूप में किया जाता है। जैसे मोजे का मानक रूप जुराब, लौकी का मानक रूप घिया और गंजी का मानक रूप बनियान है। हिंदी में कुछ शब्दों की वर्तनी के दो रूप प्रचलित हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है। इसको राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। होमोफोन्स बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन इनका अर्थ वर्तनी अलग अलग होती है। देखिए कुछ उदाहरण देखिए। सुत बेटा, सूत सारथी। गृह घर, ग्रह आकाशीय पिंड। अनल आग, अनिल हवा। थोड़ा सा अंतर होता है। चास खेती, चास नीलकंठ पक्षी। गम दुख, गम मसूड़ा। दंग हैरान, दंग गोबर। सन पौधा, सन सूरज। हट हटाना, हट झोंपड़ी। यह अंग्रेजी हिंदी के जो श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्द कहे जाते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द है। सोना, सोना, सोना धातु के रूप में है और सोना क्रिया के रूप में है। अच्छा, आप तक जो कुछ भी आप सुना है, पढ़ा है, इस छठवां अंश भाषा तत्व से लेकर श्रुति सम भिन्नादि शब्द तक यह विवरण आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसलिए आपको मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सारे के सारे अंक प्राप्त करने में कोई गलती ना करें और अच्छे अंक प्राप्त कर शिक्षक योग्यता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा करता हूं, कामना करता हूं। आपका दिन अनंत मंगलमय एवं शुभमय हो। धन्यवाद।